तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 है ना। इसके बाद पूर्ण इसके लागू होने की पूर्व प्रक्रिया, तो देखते हैं कि जब झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले 1767 ईस्वी, और इसका जो झारखंड में आगमन का जो रास्ता था वह ढालभूम, कहने का मतलब सिंहभूम होते हुए, ढालभूम सिंहभूम एक ही साइड है, ढालभूम होते हुए सिंहभूम के रास्ते अंग्रेजों ने झारखंड में प्रवेश किया था। जब बक्सर की युद्ध 1764 ईस्वी में हुई तो अंग्रेजों की जीत हुई, और बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम की जो सेनाएं थी एक साथ लड़ी, फिर भी अंग्रेजों से परास्त हुई बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में। जब इन तीनों भारतीय शासकों की सेनाएं पराजित हो गई, तब अंग्रेजों ने मुगल सम्राट उस समय जो शाह आलम द्वितीय था उससे एक संधि किया और बंगाल के दीवानी अधिकार अपने नाम ले लिया। दीवानी अधिकार से आशय है कि जो राजस्व का जो अधिकार है वह अंग्रेजों के पास चला गया। शासन के दो भाग होते हैं मुख्यतः, एक दीवानी और एक निजामत। निजामत मतलब कि प्रशासन दे संभालना, कानून व्यवस्था को संभालना। तो निजामत जो कानून व्यवस्था का जो था अधिकार वह नवाब के पास ही रहने दिया गया। नजीमुद्दौला जो था मिर्जाफर का अवयस्क पुत्र, छोटा सा था पुत्र था, उसी को उन्होंने नवाब बना करके और कठपुतली सरकार बंगाल में लागू कर दिया बक्सर युद्ध के बाद। और दीवानी का अधिकार, जो पैसे कौड़ी धन दौलत वाला जो अधिकार होता है, विभाग होता है, उसको कहते हैं दीवानी अधिकार, उसको अपने अधिकार में ले लिया। और इस तरह से अंग्रेजों के अधिकार में पूरे बंगाल से टैक्स वसूलने का अधिकार अंग्रेजों के पास चला गया। और उस समय जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं 1764 ईस्वी के बाद के समय का, तो उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब बंगाल प्रांत में ही था। यहाँ तक कि बांग्लादेश जो अभी अलग देश है वह सब बंगाल प्रांत में ही था, बहुत बड़ा प्रांत था। बांग्लादेश भी उसी में था, फिर उड़ीसा भी उसी में था, बिहार उसी में था, झारखंड भी उसी में था। इतने बड़े प्रांतों का उनके पास दीवानी का अधिकार आ गया। और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। द्वैध शासन इसीलिए इसका नाम पड़ा है कि शासन में दो दो शासक हो गए, निजामत संभालने वाला बंगाल का नवाब और दीवानी संभालने वाला अंग्रेज हो गए। दो दो आदमी शासन करने लगे, पैसा कौड़ी वाला पर शासन करने लगा अंग्रेज, और कानून व्यवस्था संभालने पर शासन करने लगा वहां का नवाब, जो कठपुतली था अंग्रेजों का है, उन्हें उसी तरह बैठाया गया था। तो इस तरह से जब दीवानी का अधिकार मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के द्वारा अंग्रेजों को प्राप्त हुई, तो वे अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए भूमि व्यवस्था में कई सुधार किए। और जब अंग्रेज 1767 ईस्वी में ढालभूम के रास्ते, मतलब सिंहभूम से होते हुए, सिंहभूम ढालभूम एक ही साइड में है, उससे आगे बढ़ते हुए झारखंड में प्रवेश किए, तो यहाँ की कुछ परिस्थितियां अलग थी। यहाँ जंगल झाड़ और आदिवासी कल्चर और यहाँ कानून, यहाँ की जमीन की जो व्यवस्थाएं थी, उपज, सब कुछ थोड़ा डिफरेंट था। तो अंग्रेजों को थोड़ा सा यहाँ पर अलग तरह से सोचने पर विवश होना पड़ा। और हम जानते हैं कि कैप्टन कैमक जो अंग्रेजी कप्तान था, अंग्रेज का सैनिक अधिकारी था, उसने झारखंड में अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए सबसे समझा कि पलामू किला, जो उस समय झारखंड का सबसे मजबूत किला माना जाता था, पलामू किला, उस पर जीत आवश्यक समझा उसने। और इसके लिए उसने जो गया का शेर घाटी से आगे बढ़ते हुए उसने पलामू किला पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। जब पलामू किला पर अंग्रेजों की जीत हो गई, तब
तब वहां का जो नागवंशी राजा था, छोटा नागपुर का जो नागवंशी राजा था दर्पनाथ शाह, वो डर गया कि जब पलामू किला को अंग्रेज जीत गए तो हमको भी जीतने में उनको देर नहीं लगेगी। तो इसलिए उसने आगे बढ़ करके, दर्पनाथ शाह आगे बढ़ करके सतबरवा, जो पलामू में का स्थान जगह है सतबरवा, वहां जा करके और जो अंग्रेजी कप्तान कैमक था उससे मुलाकात किया और अंग्रेजों की अधीनता खुद ब खुद स्वीकार कर लिया और यह भी तय किया कि हम 12,000 रुपया आपको सालाना कर के रूप में देंगे। इस तरह से अंग्रेज झारखंड में प्रवेश किए और यहाँ के जो प्रमुख जो राजा था छोटा नागपुर का दर्पनाथ शाह, उसकी अधीनता स्वीकार कर लिया और 12,000 रुपया वार्षिक कर के देने में स्वीकार किया। अब जब अंग्रेज यहाँ पर आए और भू व्यवस्था कर वसूली करने लगे, दीवानी अधिकार उनके पास था, भू राजस्व उन्हीं के पास था, तो उन्होंने यहाँ पर तरह तरह के प्रयोग किए। 1765 से लेकर 1765 दीवानी अधिकार उनको मिला था मुगल सम्राट से। 1765 से लेकर 1789 ईस्वी तक अंग्रेजों ने झारखंड के भू राजस्व व्यवस्था में कई तरह के सुधार करने की कोशिश की, समय समय पर कई तरह के प्रयोग किए, अलग अलग कभी नियम लगाए, कभी कुछ नियम लगा करके यहाँ पर राजस्व अधिक से अधिक वसूल करने की कोशिश की और इस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया। और इसके लिए उन्होंने भारतीय एजेंटों को नियुक्त किया कर वसूली के लिए। और जो भारतीय एजेंट होते थे वे मुर्शिदाबाद से कंट्रोल होते थे। मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों का उस समय कार्यालय था, वहां से वो नियुक्त होते थे और झारखंड में कर वसूली करते थे। भारतीय एजेंट भारत के लोग ही होते थे जो अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया करते थे, और वे ठीक से कर वसूल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसको देखने के लिए, नियंत्रित करने के लिए आमिल नाम के अधिकारी भी अंग्रेजों ने नियुक्त किया। और इसके बाद कलेक्टर की भी नियुक्ति की। कलेक्टर भी सुनते हो ना, कलेक्टर दिल्ली में कलेक्टर होते हैं, यहाँ झारखंड में डीसी कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, वही कलेक्टर होते हैं। कलेक्टर मतलब कलेक्ट करने वाला। कलेक्ट क्या चीज कलेक्ट करने वाला? राजस्व कलेक्ट करने वाला। अब डीसी का मुख्य काम राजस्व कलेक्ट करना नहीं रहा, वो तो दूसरा कुछ प्रशासनिक काम करते रहता है, लेकिन शुरू में इन लोग की नियुक्ति की गई थी जो जिलाधिकारी होते हैं, वो कलेक्ट करने के लिए, राजस्व कलेक्ट करने के लिए, भूमि कर को कलेक्ट करने के लिए, जमा करने के लिए नियुक्त किए गए थे। कलेक्टर की नियुक्त अंग्रेजों ने किया था। पहले तो भारतीय एजेंट नियुक्त किए, फिर उस पर नियंत्रण के आमिल नियुक्त किए, फिर कलेक्टर की भी नियुक्ति की। और फिर अंततः आप जानते हो कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था वह 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। अस्थायी बंदोबस्त मतलब कि बंगाल प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त लागू। जो भूमि कर व्यवस्था होती है तीन चार तरह से उन्होंने भारत में वसूल करने की कोशिश की, अलग अलग व्यवस्था लागू करके अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे कहीं पर अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, कहीं जैसे उसको कहते हैं जमींदारी व्यवस्था, कहीं महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया, कहीं जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उन्होंने भू राजस्व वसूल करने का व्यवस्था स्थापित किया। तो बंगाल में अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, जमींदारी व्यवस्था लागू किया गया था। जमींदारी है ना, इसको कहते हैं डैनियल बंदोबस्त, क्योंकि डैनियल नाम का अधिकारी ने अस्थायी बंदोबस्त का प्रारूप तैयार किया था, इसलिए डैनियल बंदोबस्त भी कहते हैं, अस्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा यह लगाया गया था। तो कहता है कि 18 सितंबर 1789 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डैनियल बंदोबस्त को अंतिम संकल्प, चूंकि लागू हुआ यह 1793 में, लेकिन इसका जो संकल्प जो पहले तैयार हो गया था 18 सितंबर 1789 ईस्वी में, तो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, जब जो राजा है दर्पनाथ शाह था, जिसमें उसने अंग्रेजों का अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो एक तरह से छोटा नागपुर उन्हीं के अधिकार में चला गया था। तो छोटा नागपुर के राजा के लिए जो अस्थायी बंदोबस्त जो अधिनियम था उसमें जमींदार शब्द का प्रयोग नहीं किया गया छोटा नागपुर राजा के लिए, बल्कि उसके लिए लागू शब्द का जो प्रयोग किया गया वह प्रजेंट फुटिंग के नाम से उन्होंने दर्ज किया। राजा भी नहीं घोषित किया, जमींदार भी घोषित नहीं किया छोटा नागपुर राजा को अंग्रेजों ने 1793 के अस्थायी बंदोबस्त में, बल्कि उनके लिए प्रजेंट फुटिंग शब्द का प्रयोग किया। और इसीलिए जब देश आजाद हुआ तो सभी जमींदारी व्यवस्था को उन्मूलित कर दिया, पूरे देश से जमींदारी व्यवस्था खत्म कर दी गई, और जो जमींदारों का जमीन था वो सरकार अपने हाथ में ले लिया या जिसके जोत में था उसको दे दिया। जब जमींदारी व्यवस्था को उन्मूलन किया गया था झारखंड से, न कि प्रेजेंट फुटिंग को, इसीलिए जो छोटा नागपुर का राजा है अभी भी कहता है कि हमारा जमीन हमारे पास ही है, अंग्रेज हम भारत सरकार हमको नहीं लिया है, क्योंकि भारत सरकार ने तो जमींदारों की जमीन ली है, हम तो जमींदार है ही नहीं थे, हम तो प्रेजेंट फुटिंग थे, इसीलिए मेरा जमीन मेरे ही पास है, हम लोग केस लड़ रहे हैं भारत सरकार से।
तो इस तरह से जो कहता है कि झारखंड में जो छोटानागपुर राजा की स्थिति जमींदारों की नहीं थी, न राजाओं की थी। एक बीच का अलग शब्द प्रयोग किया गया था उसके लिए, प्रेजेंट। और फिर राजस्व व्यवस्था को और सुव्यवस्थित करने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ पर थाना व्यवस्था लागू किया। जो थाना देखते हो ना, थाना अलग अलग पुलिस व्यवस्था होती है, थाना ये अंग्रेजों को लागू किया गया था। 18 सितंबर 1809 ईस्वी को थाना व्यवस्था लागू हुई थी झारखंड में, और जगह जगह थाने बनाए गए थे। पहले से थाना वाना नहीं होता था, जो पुलिस स्टेशन जिसको कहते हैं, पीएस। ये अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था ताकि भूमि व्यवस्था ठीक से वसूल किया जाए, जो नहीं दे उस पुलिस के द्वारा उसको दंडित करके कंट्रोल में लाया जाए, इसलिए थाना व्यवस्था लागू की गई थी। और फिर कहता है कि न्यायालयों की स्थापना कर 1793 के रेगुलेशन एक्ट के माध्यम से भूमि नीलाम। अब जो जो लोग नहीं दे पाते थे कर, उनको उनकी भूमि को नीलाम कर देते थे अंग्रेज। अंग्रेज नीलाम कर देते थे, अंग्रेज नीलाम कर देते थे, ठीक है, जो कर नहीं देते थे। तो इसके लिए नीलाम कैसे होगा? तो पहले न्यायालय में केस चलता था, न्यायालय, अंग्रेजों ने न्यायालय स्थापित किया, और न्यायालय के माध्यम से फिर जो सो नीलामी प्रक्रिया शुरू किया। जो लोग भूमि लगान समय पर नहीं देते थे, उनकी भूमि को नीलाम कर देते थे। और नीलाम करने से ये एक समस्या झारखंड में उत्पन्न हो गई। जब जमींदार जमींदार समय पर कर नहीं दिया, उसका भूमि नीलाम। तो नीलाम में जो जो नीलामी खरीदता था, जो नीलाम जब भूमि होती थी, तो जो ज्यादा बोली लगाता था उसको उसको जमीन दिया जाता था अंग्रेजों द्वारा। तो इस नीलामी प्रक्रिया में जो जमींदार आए बाहर से, वह अधिकतर बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के थे, झारखंड के नहीं थे। तो इससे बाहर के लोगों का यहाँ पर आवर्जन शुरू हो गया। और चूंकि कहता है कि जो यहाँ के जो स्थानीय जमींदार थे, उनका यहाँ के लोगों के साथ सामाजिक संबंध था, पारिवारिक संबंध था, वो ज्यादा कड़ाई नहीं करते थे। लेकिन जब बाहर के लोग यहाँ आए, तो वे कड़ाई से लगान वसूल करने लगे, ताकि नीलामी प्रक्रिया से बच सके और अपना पैसा वसूल कर सके। तो कड़ाई से लगान जब वसूल होने लगा झारखंड में, तो विद्रोह उत्पन्न होने लगा। कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में हुआ। लेकिन जब कोल विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया, लेकिन वे यह सोचने पर बाध्य हुए अंग्रेज कि विरोध दबाने से ही काम नहीं चलेगा, यहाँ कुछ न कुछ हमें अपने प्रशासन में भी सुधार करना पड़ेगा, तभी जाकर के आदिवासियों को संतोष होगा और शांति व्यवस्था बनी रहेगी, नहीं तो यहाँ विद्रोह शुरू चलता रहेगा। इसीलिए अंग्रेजों ने यहाँ पर अपने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की ओर ध्यान दिया। और सबसे पहले, अब ज्यादा समय नहीं है इसलिए मैं जल्दी जल्दी खत्म करूंगा, कि कहता है कि जो अंग्रेजी प्रशासन था, उसने भूइंहरी जिस खानदान ने सबसे पहले जंगल काट करके जमीन बनाया था खेती लायक, उसको कहते हैं भूइंहरी जमीन। तो भूइंहरी भूमि और जमींदारों की, स्थानीय जमींदारों की जो मजस भूमि थी, उसको चिन्हित करने के लिए अंग्रेजों ने 1862 ईस्वी में बाबू राखल दास हल्दर की देख में भूइंहरी सर्वे आरंभ किया, जो 1869 ईस्वी तक चला, ठीक है। और फिर इस ताकि यहाँ के लोगों के अधिकार को सुरक्षित किया जाए, बाहरी लोगों द्वारा ज्यादा प्रताड़ित न किया जाए, इसीलिए इन्होंने सर्वे शुरू किया अंग्रेजों ने। और फिर इसके बाद भी और भी भूमि सुधार के लिए और भी एक्ट पास किए, जैसे कहता है छोटानागपुर लैंड एंड टेनेंसी प्रोसीड्योर एक्ट 1879, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1897, इसको भी पास किया। लेकिन जो बंगाल टेनेंसी एक्ट 1897 पास हुआ था, उसको 1899 तक इन लोगों ने स्थगित रखा था कुछ कारणों से, क्योंकि झारखंड की स्थिति कुछ अलग थी। बंगाल में लागू हुआ, लेकिन झारखंड में उसको स्थगित रखा था 1899 ईस्वी तक। और फिर यहाँ देखा कि यहाँ आदिवासियों का काफी शोषण हो रहा है, बाहर लोग यहाँ करके इनका काफी शोषण कर रहे हैं। तो कहता है कि 100 वर्षों के अनुभव के आधार पर, 100 वर्ष हो गया था अंग्रेजों का यहाँ बंगाल में रहते हुए, तो मौजावार, गांववार सर्वे कर करके खेवट और खतियान तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई। और कहता है कि यह काम 1902 ईस्वी में शुरू हुआ, 1903 ईस्वी में लगभग प्रारूप तैयार हो गया, फिर बहुत सारे संशोधन किए गए, और 11 नवंबर 1908 को इस सीएनटी इसको लागू कर दिया गया। इसे छोटानागपुर सीएनटी एक्ट 1908 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और फिर इस अधिनियम को कहता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी मिल गई। और इस अधिनियम का जो सेंटी एक्ट है, उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया था जेबी हॉफमैन ने, और जिसमें 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। इसका हम डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। 19 अध्याय है और 271 धाराएं सीएनटी एक्ट में है।